Yes, students. Now, in our previous video, we have seen what is the meaning of strength and what are the types of strength. We will see what are the methods of improving strength. है ना, strength को improve करने के लिए कौन से methods होते हैं. Okay. There are three methods by which we can improve our strength. They are isometric exercise, isotonic exercise and isokinetic exercise. Now see the first one. First one is isometric exercise. अब ये क्या होती है? ये वो एक्सरसाइज होती है जो कि हमको दिखाई नहीं देती है ना. इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट शो नहीं होते हैं, इसमें इसके जो मूवमेंट्स होते हैं उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो उसमें वर्क तो परफॉर्म होता है पर वो डायरेक्टली आपको नज़र नहीं आती हैं. इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो मसल्स का ग्रुप होता है उसमें से कोई भी एक ग्रुप ऐसा होता है जिस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा होता है या जो ज़्यादा स्ट्रेच होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मसल्स ग्रुप. इसमें हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ज़्यादा मसल्स के ऊपर प्रेशर आता है. ओके, वी कैन से दैट वर्क इज़ डन ड्यूरिंग दीज एक्सरसाइज बट साइंटिफिकली वी कैन नॉट से दैट वर्क इज़ डन. है ना. तो मैंने पहले भी आपको एक बार ये एग्जाम्पल जब फोर्स समझाया था तब बताया था कि जैसे आप सपोज एक वॉल को पुश कर रहे हो, है ना, तो आप पूरी तरह से अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं उन पर भी स्ट्रेंथ आ रही है और आप अपने पर क्या हो रहा है कि वो वॉल जो है वो शिफ्ट नहीं हो रही है ना. तो यहाँ क्या हो रहा है, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है पर जो मूवमेंट है वो शो नहीं हो रहा है. सो ये इस तरह का जो फोर्स होता है दैट इज़ कॉल्ड, और इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है दैट इज़ कॉल्ड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है उसमें वर्क नहीं होता है. जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी एनर्जी उसमें एक्सपेंड होती है लेकिन आपको वर्क नज़र नहीं आएगा. ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा इस जब भी आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करोगे और लेकिन आपको वर्क नज़र नहीं आएगा. इस तरह की एक्सरसाइज जब हम परफॉर्म करते हैं रेगुलरली तो हमारी जो मसल्स होती हैं उनका साइज़ और शेप जो होता है वो थोड़ा चेंज होने लग जाता है. ठीक है, ये जो एक्सरसाइज होती हैं स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं और दे आर वेरी वैल्यूएबल इन स्पोर्ट्स. और इसमें टाइम कम लगता है और हम इसको कम इक्विपमेंट्स के साथ कम जगह पर कम समय में कर सकते हैं, है ना, और इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं. ओके, एंड दीज एक्सरसाइजेज आर वैल्यूएबल फॉर रिहेबिलिटेशन पर्पस ऑल्सो. और ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं इसमें इंजर्ड होने के चांसेस कम रहते हैं. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज शुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन एंड अनट्रेन्ड पर्सन. कोई भी एक्सरसाइज हो बेटा उसको विदाउट ट्रेनिंग, ये हमारा चैप्टर का नाम ही है ट्रेनिंग. हमने देखा ना, विदाउट ट्रेनिंग अगर हम कोई वर्क करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमको अच्छे नहीं मिलते हैं. सो छोटे बच्चे और अनट्रेन्ड पर्सन इस तरह की एक्सरसाइज ना करें. और नो डाउट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बिल्ड स्ट्रेंथ बट द यूज ऑफ दीज एक्सरसाइज शुड बी अ लिमिटेड वन. ओके, नेक्स्ट वन इज आइसोटोनिक एक्सरसाइज. अभी जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जस्ट ऑपोजिट होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के. इसमें क्या होता है, इसमें आपको मूवमेंट नज़र आता है. ओके, जो भी काम आप करते हो वो काम आपको नज़र आता है. आइसोमेट्रिक में क्या होता था कि वी वर अप्लाइंग द स्ट्रेंथ बट द मूवमेंट वॉज नॉट विजिबल, है ना. लेकिन इसमें क्या होता है, मूवमेंट हमको डायरेक्टली नज़र आता है. इस तरह की जो एक्सरसाइज होती हैं उससे हमारी मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और मसल्स की लेंथ इंक्रीज होती है. एंड ये वाली जो एक्सरसाइज है नेचुरली स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. दे आर द बेस्ट, दे आर वेरी बेस्ट फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट and like running, jumping and weight training exercise. ये जो इस तरह की जो एक्सरसाइज होती हैं वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज में काउंट होती हैं और इनका बेस्ट एग्जाम्पल है वेट लिफ्टिंग. ओके, एंड दीज एक्सरसाइज कैन बी डन विथ और विदाउट टेक्निकल इक्विपमेंट्स. ओके, इनको हम टेक्निकल इक्विपमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं और उनके बिना भी कर सकते हैं. ओके,
द थर्ड वन इज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज जो होती है वो 1968 में इसको डेवलप किया था पेरिन ने। ओके, और ये जो होती हैं ये स्पेशली डिज़ाइंड मशीन्स के साथ की जाती हैं। ये वाली एक्सरसाइज जो होती हैं इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। They are applicable in the game in sports and games except in water sports। वाटर स्पोर्ट्स को छोड़कर बाकी सभी गेम्स और स्पोर्ट्स में इनका यूज़ होता है। और ये वाली जो एक्सरसाइज होती हैं इसमें मसल्स के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उससे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्पेशली डिज़ाइन मशीन्स पर इन एक्सरसाइज को किया जाता है। एक होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, जो साइकिलिंग वाली मशीन होती है उसमें आप अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल कैपेसिटी वी कैन इंक्रीज द स्पीड, है ना। जो भी आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उस कैपेसिटी पर उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ मशीन, है ना। तो वी कैन मैनेज अकॉर्डिंग टू आवर नीड बाय फिक्सिंग द नंबर एंड रिपीटेशन and by reducing or increasing the speed, the isokinetic exercises can be used effectively for the development of strength. Okay, we have completed topic strength. Now we'll start the next topic, endurance, है ना। What is the meaning of endurance? It is usually measured by the number of repetitions। जैसे सपोज आप सिटअप्स लगा रहे हो, है ना, तो आप जो बार 1 मिनट में आप कितनी सिटअप्स लगा पा रहे हो, है ना, दैट इज कॉल्ड द एंड्योरेंस, है ना। एंड्योरेंस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ हाई इम्पॉर्टेंस। कैसे? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, है ना, क्योंकि आप कोई भी वर्क कर रहे हो उसको रिपीटिशन में, पर मिनट में, पर आवर में, या हाफ आवर में, 20 मिनट में, 5 मिनट में, एक लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन में आप उसको कितना रिपीट कर पा रहे हो उस चीज़ को, दैट इज कॉल्ड द एंड्योरेंस। ओके, नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। Endurance, there are two types of endurance, or on the basis of two things endurance is divided. One is types of endurance according to the nature of activity। जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसके नेचर के बेसिस पर एंड्योरेंस को 3 में डिवाइड किया गया है। एंड द सेकेंड वन इज टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। जो अभी मैंने बात की आपसे कि हम एक टाइम ड्यूरेशन में कितना रिपीटेशन कर रहे हैं, उस बेसिस पर एंड्योरेंस को 4 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस एंड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडिल टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी। किस तरह की एक्टिविटी के बेसिस पर एंड्योरेंस हो रहा है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक एंड्योरेंस। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरोबिक एंड्योरेंस। इसको हम एरोबिक एंड्योरेंस भी बोलते हैं। और इस तरह का जो एंड्योरेंस होता है उसमें जो मूवमेंट परफॉर्म होता है वो आपकी लार्ज बॉडी मसल्स को यूज़ करता है, इन्वॉल्व करता है। और जो एक्टिविटी होती है या जो मूवमेंट होता है वो स्लो पेस पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है ना। इसमें क्या हो रहा है, ड्यूरेशन लॉन्ग है, पेस स्लो है और बॉडी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जॉगिंग है, वॉकिंग है, स्लो रनिंग है, स्विमिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक मॉडरेट स्पीड पर जब होती हैं फॉर मोर देन 30 मिनट्स, तो दैट दे आर कॉल्ड द बेसिक एंड्योरेंस, है ना। बेसिक एंड्योरेंस हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इवन हर इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेसिक मीन्स हर एक्टिविटी के लिए बेसिक एंड्योरेंस का या हर ट्रेनिंग के पहले बेसिक एंड्योरेंस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सेकेंड वन इज जनरल एंड्योरेंस। जनरल एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग सेटिस्फैक्टरीली कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि इसमें एरोबिक और एनारोबिक, इसका जो नेचर है वो दोनों है। पहले अपन ने देखा था बेसिक का नेचर क्या था, एरोबिक, और इसका नेचर बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक।
ये वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो लो और हाई इंटेंसिटी दोनों पर होती हैं, लेकिन इनका ड्यूरेशन लॉन्ग रहता है ना। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो जनरल एंड्योरेंस होता है उसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन का परफॉर्मेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, जिसमें कि उनको थकान कम होती है ना। थकान कम क्यों होती है? क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा है और एक्टिविटी लो और हाई दोनों इंटेंसिटी पर हो रही है ना। सपोज रनिंग है तो रनिंग में स्टार्टिंग में अगर आप हाई इंटेंसिटी से रन कर रहे हो तो क्या होगा, एक समय के बाद आप फिर उसको थोड़ा स्लो भी कर सकते हो, है ना। फिर आप स्पीड बढ़ा सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, ये आप मेंटेन करके चल रहे हो, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है। अगर ड्यूरेशन के लिए होता है तो फिर हमको टाइम मैनेज करना होता है, तो उस जगह पर हमारे पास रिलैक्स करने का या मीन्स अपना जो टायर्डनेस होती है उसको कम करने का स्कोप नहीं होता है। ओके, द थर्ड वन इज स्पेसिफिक एंड्योरेंस। इन दिस it is caused by a specific or caused for a specific or particular sports activity। ये स्पेसिफिक वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए होता है। इसका जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, है ना। हाँ, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो क्या होता है कि जैसे जो रेसलर्स हैं उनके लिए 6 मिनट्स में 3 राउंड्स होते हैं, है ना। और वहीं जो बॉक्सर्स होते हैं उनके लिए 6 मिनट में 4 राउंड्स होते हैं। तो ये क्या होता है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ये स्पेसिफिक वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये सबके लिए अलग अलग होता है ना। विल सी द अनदर टाइप्स। इन दैट टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस इज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है उस पर डिपेंड करता है कि ये जो रिमेनिंग 4 टाइप्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो इन दिस फर्स्ट वी टॉक अबाउट द स्पीड एंड्योरेंस। इसमें जो फर्स्ट वन है वो है स्पीड एंड्योरेंस। इन दिस एंड्योरेंस में जो टाइम लिमिट होती है वो मैक्सिमम 45 मिनट्स होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 100 मीटर रेस और 200 मीटर रेस जो होती है उसमें ये वाला जो एंड्योरेंस होता है वो यूज़ होता है। और ये जो एक्टिविटी होती है इट लीड्स टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन एज दे आर ऑल्सो नोन एज एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी। अभी हमने देखा था ना कि बेसिक एंड्योरेंस जो था वो एरोबिक एक्टिविटी था और जनरल एंड्योरेंस एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक बोथ, है ना। बट हियर स्पीड एंड्योरेंस इज ओनली द एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी। इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम इंटेंसिटी पर होते हैं, है ना। इसके जो मूवमेंट्स होते हैं इसकी इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। स्पीड एंड्योरेंस इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द पावर एंड कैपेसिटी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, द सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। इसमें जो टाइम लिमिट होता है वो 45 सेकेंड से लेकर तो 2 मिनट्स तक होता है ना। स्पीड एंड्योरेंस में only it was for 45 seconds, but in short term endurance it is 45 seconds to 2 minutes, ठीक है। and it is needed for 800 meter or 1500 meter race. Other one is medium endurance. इसमें जो टाइम लिमिट होती है वो 2 to 11 मिनट्स तक होती है ना। और ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और स्पीड एंड्योरेंस पर लिमिटेड डिग्री के लिए। ओके, और इट इज़ नीडेड फॉर 1500 मीटर रेस और 3000 मीटर रेस। इसका जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन। द लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। लॉन्ग टर्म मीन्स मैक्सिमम टाइम। इसका जो टाइम लिमिट होता है वो मैक्सिमम 11 मिनट्स का होता है और इसकी जो मीन्स एनर्जी ऑक्सीडेशन इज अचीव्ड थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ glycogen. Okay, and in this is used for 5000 or 10,000 meter cross country and marathon races requires. Okay, now next we talk about the training method for endurance development. Okay, and for in this there are 3 trainings. One is continuous training, second one is interval training, and the third one is fartlek training. Okay, now see the first one, continuous training method. Endurance development के लिए continuous training method is the best training method, and in this method exercise का जो performance होता है या हम जो exercise perform करते हैं वो long duration के लिए होती है without any break। इससे क्या होता है कि जो intensity होती है वो low हो जाती है
क्रॉस कंट्री रेस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस मेथड। इसमें जो आपकी हार्ट बीट होती है इट रिमेन्स इन बिटवीन 140 to 160 बीट्स पर मिनट एंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। मैक्सिमम इसका जो टाइम लिमिट होता है वो 30 मिनट्स होता है ना। मीन्स ये जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, सेकेंडली ये मैक्सिमम 30 मिनट्स का होना चाहिए। थर्ड वन इज़ इसका कंटिन्यूटी की वजह से इसमें क्या होता है कि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है लेकिन इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। ओके इसमें हार्ट बीट इन बिटवीन 140 to 160 बीट्स पर मिनट होती है। ओके इसका जो ड्यूरेशन होता है एक्सरसाइज का इसको हम स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट की एबिलिटी को एंड्योरेंस एबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। ओके इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? इट इंक्रीजेस ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड लीवर। सेकेंडली इट इंक्रीजेस द नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स। हमारे हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इट इम्प्रूव्स द विल पावर एंड मेक्स द इंडिविजुअल वेल डिटरमाइंड अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। It makes the individual self-disciplined and self-confident. इसके disadvantages क्या होते हैं? It can be very boring and repetitive. अगर आप इसमें कुछ innovative और creative नहीं करते हो तो continuity की वजह से क्या, जब हम एक जैसा काम थोड़े से long duration के लिए करते हैं तो क्या होता है वो थोड़ा सा boring हो जाता है. Does not helps with aerobic fitness. Okay. Now the second type of training method is interval training method. Interval training method में क्या होता है कि this is also a kind of endurance training. जैसे हम रन कर रहे हैं है ना, तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो फास्टर रेट पे होती है। ओके तो इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स रिपीटेड एफर्ट्स एट अ रिलेटिव फास्टर पेस है ना एंड सेपरेटेड बाय मेजर्ड इंटरवल्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकवरी। इसमें एक कैलकुलेशन किया जाता है और पूरा एक प्रोग्राम उसको प्लान करते हैं। जैसे सपोज़ आप रनिंग कर रहे हो है ना, तो हम देखेंगे कि इतनी देर आप रन प्रॉपरली कर सकते हो, उसके बाद आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो उतनी देर के लिए फिर हम क्या करेंगे, एक इंटरवल प्लान करेंगे। देन अगेन आपको कितनी देर का इंटरवल चाहिए जिससे आप रिकवर कर सको, देन अगेन विल स्टार्ट द एक्टिविटी। जैसे ये आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ लिखा हुआ है एक्टिविटी, देन एक्टिविटी रेस्ट, then again activity, then again activity rest, then again activity। तो यहाँ रेस्ट का क्या मतलब है? रेस्ट मतलब रिकवरी। आप जब इंटरवल ले रहे हो तो आप रिकवरी कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आप जब एनर्जी रिगेन करते हो, नेक्स्ट चांस में जब आप फिर से एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो तो आपका जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छे आते हैं है ना, क्योंकि आप एनर्जी गेन कर चुके हो, उस समय आप टायर्ड नहीं हो इसीलिए। ओके द हार्ट रेट शुड गो अप टू 180 बीट्स पर मिनट। यहाँ आपकी हार्ट रेट क्या हो जाती है, 180 बीट्स पर मिनट तक भी जाती है। एंड व्हेन द हार्ट रेट कम्स डाउन 120 to 130 बीट्स पर मिनट, अगेन द रिपीटेशन वर्क स्टार्ट्स। The training load should be given again after checking the heart rate of the athlete. Means जब तक आपकी जो हार्ट रेट है वो 180 बीट्स पर मिनट है तब तक आपका एक्टिविटी टाइम रहता है, और जब आपकी हार्ट बीट जो है 120 to 130 बीट्स पर मिनट होने लगती है तब हम फिर उसको एक्टिविटी रेस्ट टाइम में ले लेते हैं। मीन्स रिकवरी के लिए आपको इंटरवल दिया जाता है। ओके दिस ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन एफर्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल। मीन्स यहाँ ऐसा होता है कि आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो, अपने स्पीडीली एफ़र्ट्स लगा रहे हो, लेकिन जब आप टायर्ड हो जाते हो तो आपको रिकवरी के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है। ओके जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं 400 मीटर रेस का है ना, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 400 मीटर रेस विथ 80% स्पीड। मतलब आप जब रेस शुरू कर रहे हो तो आपको 80% स्पीड के साथ रेस करना है। देन जब आपकी जो हार्ट बीट है 120 to 140 के बीच में आ जाएगी तब आपको उस समय क्या करना है, फिर रन नहीं करना है, फिर वॉकिंग और जॉगिंग करना है। ठीक है, एंड देन व्हेन अगेन यू विल बी रिलैक्स्ड, योर रिकवरी टाइम विल बी ओवर, तो फिर आप क्या है 400 मीटर रेस अगेन 80% स्पीड पर करोगे। ओके नाउ सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
इसके एडवांटेजेस हैं, मोर वर्कआउट कैन बी परफॉर्म्ड इन शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि आप ब्रेक लेकर अपनी एनर्जी रीगेन कर रहे हो तो आप कम ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो, है ना. बेनिफिशियल फॉर सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, and even at a moderate intensity may burn more fat and will go on to burn plenty of calories after it's completed as well. Okay, and the progress of the athlete can be measured easily. It gives a better result in a short time. Athletes gets a fair judgment easily. Patience can be increased in athletes, and suggestions can be given by a coach to athlete during recovery phase, है ना. जब रिकवरी फेज होता है तो उसमें कोचेस जो होते हैं वो सजेशंस भी दे सकते हैं आपको. तो ये सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं. इसके डिसएडवांटेज, कैन पुट यू एट रिस्क फॉर इंजरी, इसमें इंजरी की रिस्क होती है. आउट ट्रेनिंग में लीड टू मेंटल बर्नआउट एंड प्रिवेंट मसल रिकवरी. Regular training can lead to heart disease. Okay. Now the third one is fartlek training method. This training method was developed by Ghost Holmer in 1937, है ना. And the word fartlek is a Swedish word which means speed play. इसमें पेस और स्पीड प्री प्लान्ड नहीं होती है, ये सेल्फ डिसिप्लिन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है. इसमें जो प्लेयर होता है ये या जो एथलीट होता है ये खुद ही सारी चीज़ें प्लान करता है ना. सपोज इनकी जो स्पीड होती है वो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स होती है ना. सेल्फ डिसिप्लिन प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस ट्रेनिंग मेथड, एंड फॉर परफॉर्मिंग दिस ट्रेनिंग प्रॉपर वार्म अप शुड बी डन at the beginning and appropriate cooling down at the end of the training. in 37 में start हुआ था और this is the combination of interval training method plus continuous training method. ये जो ट्रेनिंग होती है ये completely डिपेंड करती है एथलीट के डिसिप्लिन पर, सेल्फ डिसिप्लिन पर, है ना. इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है. एथलीट अपना पेस और अपनी इंटेंसिटी खुद डिसाइड करता है और इसका जो हार्ट रेट होता है वो 140 to 180 बीट्स पर मिनट होता है और मैक्सिमम और मिनिमम 45 मिनट्स का ड्यूरेशन इसमें हमको रखना होता है. ये एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक दोनों प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है. और ये जो ट्रेनिंग होती है ये फास्ट और स्लो पेस दोनों पर वर्क करती है. ओके, नाउ विल सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. It is good for increasing strength and cardiorespiratory endurance, and it does not require any equipment and can be organized easily. This training method is not rigid, it is flexible in nature. It improves the efficiency of heart and lungs. It provides experience of nature. Then disadvantages, it is difficult to judge the trainee's efforts. क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ एथलीट पर खुद पर डिपेंड करता है ना. May cause accidents or appropriate check on trainers cannot be maintained. Okay. So here we have completed two topics. One, strength, and second, endurance. Okay. Thank you.